हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीपैट एंड नाइपर 2026 क्रैश कोर्स के अंदर में जो हमारा टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी हमने कवर किया था। आज हम लोग उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, लाइक जीपैट एंड नाइपर। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जीपैट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग नाइपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दोनों क्वेश्चंस एक सेम वीडियो में चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपकमिंग टॉपिक्स के लिए वैसा कर दूंगा। और अगर आपको सेपरेट वीडियोस ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कर देना। ठीक है, एंड उसके बाद जो मैं वीडियोस में अभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ एक गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना है। लाइक आप जीपैट एग्जाम देते हो तो आपको हर क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलते हैं, एंड हर क्वेश्चन के लिए माइनस कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, हर क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। समझिए बात को। तो सेम वही पैटर्न हम भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको खुद को कितने मार्क्स देने हैं, +4 मार्क्स देने हैं, और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको देने हैं कितने, -1 मार्क्स अपने आप को देने हैं। फिर एट द एंड हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा जीपैट 2015 का क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के लिए ट्रू क्या है। अब तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, देन आपको अपने आंसर्स मार्क करने कि हाँ मेरा ये आंसर है, देन आपको आगे बढ़ना है, सो दैट आप अपना जो करेक्ट आंसर है उसको उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्कोर कर पाओ कि हाँ ये मेरा करेक्ट आंसर था, तो मैं उसके लिए अपने आप को +4 मार्क्स देने होंगे। ठीक है, क्या बायो अवेलेबिलिटी के लिए ट्रू क्या है, अमाउंट ऑफ अनबाउंड ड्रग, फ्री ड्रग रीचिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, अमाउंट ऑफ बाउंड ड्रग, अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट ड्रग, अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटेड ड्रग। तो मैंने जब बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन हमने लेक्चर्स में पढ़ी थी, देखो साथ साथ में अपने लेक्चर्स की स्लाइड भी लेके आया हूँ कि आप देखो कि डायरेक्ट पीवाईक्यू वहां से आपको मैच होंगे। क्या होता है वहां पे मैंने एक सिंपल लाइन बताया था कि बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। क्या कौन सा फॉर्म बताया था मैंने वहां पे, अनचेंज्ड फॉर्म, ये डायरेक्ट वहां पे मेंशन था। और यहाँ पे क्या मिला हुआ है, अनबाउंड ड्रग रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए मार्क किया था वो अपने आप को +4 मार्क्स दे दो। जिन्होंने यार गलत ए ऑप्शन के अलावा B C D में अगर आप गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके उसको एक बार देखो, बिकॉज वो लेक्चर्स बहुत ही कंसाइज वे में जीपैट एंड नाइपर ओरिएंटेड है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने स्लाइड में पढ़ाया हुआ था कि बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग that reaches the systemic circulation in unchanged form. It refers to the rate and extent of absorption of the drug. यहाँ पे ये इसका ग्राफ है, फॉर्मूला है एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व IV × 100। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, T max बताता है मैक्सिमम टाइम रीचेस टू द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, C max बताता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका कितना होने वाला है, वो आपका C max बताता है। समझिए बात को। ये यहाँ पे पूरा इसका ग्राफ है, इसके बारे में मैंने और भी काफी सारी चीजें लेक्चर में डिस्कस करी, तो आप जाके उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जीपैट 2015 का ही ये भी क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ ड्रग चेक इन द मॉडेस्ट पॉपुलेशन इन। इफिशियंसी जो है वो मॉडेस्ट पॉपुलेशन में कहाँ पे चेक की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, क्लिनिकल ट्रायल फेज 2, क्लिनिकल ट्रायल फेज 3, क्लिनिकल ट्रायल फेज 4। अब देखो मैंने बताया था कि जो फेज 1 है वो हमारा क्या था, वहां पे वो हेल्दी वॉलेंटियर्स की बात हो रही थी। हम फेज 1 में हेल्दी वॉलेंटियर्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे इफिशियंसी का तो कोई वो ही नहीं था, वहां पे मेन जो था सेफ्टी था। बट थेरेपेटिक इफिशियंसी को हम लोग स्टेब्लिश कर रहे थे किसमें, हम लोग स्टेब्लिश कर रहे थे क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 में। ठीक है, फेज 2 में उसको स्टेब्लिश कर रहे थे और फेज 3 में उसको कंफर्म कर रहे थे। तो एफिशिएंसी चेक करने के लिए मॉडेस्ट पॉपुलेशन मतलब कम पॉपुलेशन थी फेज 2 में और हायर पॉपुलेशन थी फेज 3 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये टेबल मैंने बताई थी कि इस टेबल को आप बिल्कुल भी भूलना मत। अभी भी आप जब तक ये वीडियो एंड होगा तब तक आप देखोगे कि इस एक सिंगल टेबल से मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं पीवाईक्यू में। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, तो फेज 1 यहाँ पे ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, हेल्दी वॉलेंटियर्स में यहाँ था 2200, और यहाँ पे मैक्सिमम टॉलरेबल डोज सेफ्टी के बारे में बात थी। फेज 2
100 to 150 पॉपुलेशन पेशेंट्स की बात थी। यहाँ पे हम लोग थेरेप्टिक इफिकेसी एस्टेब्लिश कर रहे थे। फेज 3 हमारा थेरेप्टिक कंफर्मेशन था जो कि 5000 पेशेंट्स के बीच में था। यहाँ पे थेरेप्टिक इफिकेसी को कंफर्म कर रहे थे। फेज 4 हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे था। और फेज 0 माइक्रो डोजिंग स्टडी जो मैंने बताया था कि ऑफिशियल नहीं है बट कंपनीज अपना टाइम एंड मनी सेव करने के लिए इसको करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जीपैट 2015 का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि हर साल जनरल फार्माकोलॉजी से 2 to 3 क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2025 में भी 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने इसको 4 लेक्चर्स में कवर किया है जो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मेरा एक लेक्चर 35 to 40 30 मिनट्स 35 मिनट्स का है। तो अराउंड आप देखोगे तो सिंपल से आप अगर फ्लो में जाते हो तो 2 आवर्स का लेक्चर है और 2 आवर्स में आप अपने आप को 12 मार्क्स के लिए एलिजिबल बना लोगे। 100% 12 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर जीपैट एंड नाइपर 2026। क्रेटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ क्रेटिनिन क्लियरेंस किसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है ये भी मैंने लेक्चर में डायरेक्टली बताया था। यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन है पैसिव रेनल एब्जॉर्प्शन, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, रेनल एक्सक्रीशन और ऑल। तो मैंने सिंपल सा इसको स्पेसिफिकली नोट पॉइंट में मेंशन करके बताया था कि जो हमारा क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो किसके लिए मेंशन किया था। वो मेंशन किया था ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग GFR भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GFR। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एसोसिएटेड विद अ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मैंने मेंशन किया था कि फेज 2 ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है आपके ग्लूकोरोनिडेशन है, एसिटाइलेशन है, रिडक्शन है, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन है। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है आप साथ में मेरे साथ अगर आप चैट बॉक्स में लिखते जाओगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंगेजिंग बना के रखो चैट बॉक्स तो बिल्कुल और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है, ऐसा एक रिएक्शन है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से एसोसिएटेड होता है और वो रिएक्शन है आपका एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है हमारे पास वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए बात को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन इज इंटायरली नॉन माइक्रोसोमल। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया था, इंटायरली नॉन माइक्रोसोमल बताया गया है इसमें, समझे। अब यहाँ पे 2 चीजें थी, इसका जो ऑप्शंस थे क्या थे, मैंने बताया था कि फेज 1 था, फेज 2 था। फेज 1 की जो ट्रिक थी वो थी अपने पास ऑर्चर्ड ट्रिक थी। क्या क्या थी ऑर्चर्ड से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, एल्काइलेशन एंड डी एल्काइलेशन, ये हमारी थी और से जो कि फेज 1 था। तो यहाँ पे O और R आपको यही मिल गए और यहाँ पे पूछा गया नॉन माइक्रोसोमल। तो फेज 1 तो बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल दोनों होते हैं और यहाँ पे इंटायरली नॉन माइक्रोसोमल लिखा है, इस इंटायरली वर्ड पे फोकस करना है। तो मतलब फेज 1 तो नहीं होने वाला है। तो ये दोनों ऑप्शन आपने क्या कर दिए, इलिमिनेट आउट कर दिए। कौन से, ये O और R। अब मैंने फेज 2 में एक बताया था कि फेज 2 में 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोसोमल, एक होते हैं नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल में केवल एक था जो सबसे कॉमन फेज 2 रिएक्शन था और वो कौन सा था, वो था ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। तो वो क्या हो गया, माइक्रोसोमल हो गया, तो ये भी हट गया। अब नॉन माइक्रोसोमल में कौन कौन से थे, ग्लूटाथियोन था, एसिटाइलेशन था, मिथाइलेशन था, सल्फेशन था। तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एसिटाइलेशन मिल रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटाइलेशन। एकदम दिमाग खोल के रखेंगे, एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। अगर आप PYQ से भी पढ़ते जाओगे तो भी आप काफी चीजें क्लियर कर लोगे। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने बताया था, ये था आपका बोथ माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल फेज 1, इसकी ट्रिक मैंने बताई। ऑर्चर्ड आपकी। नेक्स्ट था फेज 2। फेज 2 में माइक्रोसोमल था केवल एक ग्लूकुरोनाइड जो कि बहुत सबसे कॉमन फेज 2 रिएक्शन है। नॉन माइक्रोसोमल था ग्लूटाथियोन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन, जिसकी एक ट्रिक है गेम्स। ठीक है, इसको भी आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, नॉन माइक्रोसोमल। और एक जो माइक्रोसोमल है वो ग्लूकुरोनाइड चला जाएगा और वो सबसे कॉमन फेज 2 रिएक्शन भी है। समझे बात को, तो सिंपल सा याद रखो। 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपके जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय। इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल के रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्री होती है, वो कौन मेंटेन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्ट CDSCO पे चले जाते हैं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, CDSCO पे नहीं जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है। जो रजिस्ट्री और वो सारी चीज़ें जो मेंटेन करता है ना, वो मेंटेन करता है आपको ICMR मेंटेन करता है, ठीक है। ड्रग अप्रूवल आप CDSCO पे जाओगे, बट यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स और उसके लिए जो रजिस्टर्स जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है ICMR पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ICMR। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की क्लिनिकल ट्रायल पे क्यों जाएगा भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च नहीं, ये भी नहीं, ICMR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोटा सा पॉइंट है बट बिल्कुल भी दिमाग में रख के, दिमाग से हटने नहीं देना है, इसको दिमाग में रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन GPAT 2016 से। आप ये देखो हर ईयर कितने क्वेश्चंस आए, आप बस क्वेश्चन के नंबर्स देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर्स देखो बस आप। बायो अवेलेबिलिटी देखो, पहला क्वेश्चन था बायो अवेलेबिलिटी पे 2015 में, फिर 2016 में क्वेश्चन मिला किस पे, बायो अवेलेबिलिटी पे। तो अगर आप PYQ के ही टॉपिक करके जाते तो बोनस क्वेश्चन मिलता आपको कि नहीं मिलता। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बोनस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग रिफर्स टू रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन to that excreted as metabolite. Okay. Fraction of drug reaching to the target to produce the action. Length of time an administered drug is available for action. Percentage of administered dose that reaches the systemic circulation in unchanged form. पहली लाइन जो मैंने बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी वही डायरेक्ट यहाँ पे कोट कर दी गई है। ये कुछ नहीं होने वाला, एक्सक्रीशन से हमें बायो अवेलेबिलिटी पे नहीं देखना है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस टू द टारगेट टू प्रोड्यूस एक्शन नहीं। लेंथ ऑफ टाइम एडमिनिस्टर्ड टू ड्रग इज अवेलेबल फॉर एक्शन नहीं। परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म, जो पहली लाइन मैंने बताई वही यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी ओनली एस। एस इज द राइट आंसर। समझिए बात को, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर लगाना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल्स इज कंडक्टेड विथ 1500 volunteer which may span on period of 2 years as per protocol. The clinical trial is, देखो बिल्कुल भी ये सारी चीजों पे पढ़ना ही नहीं है। 2 ईयर प्रोटोकॉल ये सब केवल आपको दिमाग घुमाने के लिए दिया है। सिंपल सा आप देखो कितने वॉलेंटियर हैं, 1500 वॉलेंटियर। हमने क्या पढ़ा था अभी टेबल में, फेज 1 आया था 20 to 100, फेज 2 आया था 100 to 150, देन आया था आपका फेज 3 और फेज 3 कितना था, अप टू 5000। अब यहाँ पे आपका जो नंबर है 1500 है और वो 150 से ज्यादा है, 500 से कम है, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा फेज 3 में। सिंपल सा लॉजिक, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि 2 ईयर का प्रोटोकॉल है, ये है वो है, कुछ नहीं है, केवल आपका दिमाग घुमा रहे, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंपल सा रखो। आ गया, सेम टेबल आपने याद करा होता, सेम क्वेश्चन आ गया, 15 में टेबल पढ़ के जाते, 16 में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 2 क्वेश्चन फ्री के मिलते अगर आप केवल PYQ पढ़ के जाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs नहीं छोड़ना है GPAT के लिए भी और नाइपर के लिए भी। समझे बात को। ये देखो सेम टेबल सेम चीजें, यहाँ पे देखो ना, ये है ना अप टू 5000 पेशेंट्स, अगर 5000 पेशेंट्स है और ये 150 पेशेंट तक है तो आपका क्वेश्चन में कितने था, 1500 पेशेंट। 2 ईयर प्रोटोकॉल, 5 ईयर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का कोई क्या करना आपको, प्रोटोकॉल का यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है, तो क्यों परेशान होना, बस टेबल इतना पढ़ो काम हो जाएगा। अगेन आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप 15-16 पढ़ के जाते तो 17 में आपको बोनस क्वेश्चन मिल रहा है। क्या फेज 0 स्टडीज मीन, सब तो मुझे ये क्वेश्चन बताने की भी जरूरत नहीं है। फेज 0 की क्या मतलब होता है, फेज 0 मतलब इन विट्रो स्टडीज नहीं, पार्ट ऑफ फेज स्टडीज नहीं, फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रोडोजिंग, बिल्कुल माइक्रोडोजिंग आ गया ना, टेबल में माइक्रोडोजिंग लिखा था स्पेसिफिकली, माइक्रोडोजिंग आ गया। चलो स्टडीज कैरी आउट ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कहाँ से आ गया फेज 1 में, फेज 1 में तो ये आएगा ना, ठीक है समझे बात को। सॉरी फेज 0 में ये आ गया आपका सी ऑप्शन। 2017 में आपको 4 नंबर बोनस के मिल रहे थे, केवल 4 नंबर बोनस के नहीं मिल रहे थे, आप PYQ सॉल्व करके गए हो, अच्छे बच्चे हो, 4 नंबर और लो बोनस के। ये 2018 में ले लो, सेम क्वेश्चन सेम चीज 2018 में क्वेश्चन आया, मैंने कितना 5 बोला था, 4 बार उस टेबल से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब समझ लो PYQ उसकी इंपॉर्टेंस और एकदम अच्छे से पढ़ो। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, कितने होते हैं भाई फेज 1 में, मैं बताऊं इसको,
कितने होते हैं 2200 होते हैं, 4 बार पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, सेम चीज है। चलो नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज, टाइप बी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? टू रिड्यूस द डोज, नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था टाइप बी जो होता है वो डोज डिपेंडेंट नहीं होता। टू विथ होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज द डोज, टू री इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली, नहीं भाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो तो री इंट्रोड्यूस नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा आपका टू विथ होल्ड एंड अवॉइड द ड्रग इन फ्यूचर, कि उसको आप होल्ड करो और उसको फ्यूचर में नहीं देना है। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन 2018 का। हाइपोडर्मोक्लाइसिस रिफर्स टू द विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाइपोडर्मोक्लाइसिस किस रूट से होता है? यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, सिंपल सा एक अच्छा सा लॉजिक लगा लेते हैं अपना कि भाई डर्मो हाइपोडर्मो है, टर्मल रूट होगा ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगा दो। नहीं, ऐसा लॉजिक लगाओगे तो क्या करोगे, आपको +4 तो नहीं, आपको अपने लिए क्या देना पड़ेगा, खुद को -1 नंबर देना पड़ेगा, पीछे चले जाओगे, 10 रैंक पीछे हो गई आपकी। नहीं, क्या करना है, हाइपोडर्मोक्लाइसिस मैंने बताया था लेक्चर में जब सबक्यूटेनियस रूट पढ़ रहे थे हम कि सबक्यूटेनियस रूट की वजह से वहां पे हमें एक इशू देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। तो ये जो करेक्ट आंसर है ये है सबक्यूटेनियस रूट्स। देखो यार, सारी चीजें मैं यहाँ एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है, बट इससे डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं एक बार बोलूंगा कि आपको जाके लेक्चर देखो, मैं 2x पे देखो, आप जितनी स्पीड पे आप देख सकते हो उतनी स्पीड पे देखो। प्रीमियम पे 4x का भी ऑप्शन आ गया अब तो, अभी तक यूट्यूब पे कितने ऑप्शन थे आपको कि आप 1.25 पे देखो, 1.5 पे देखो, 1.75 पे देखो, 2 पे देखो। अभी मैं एक दिन देख रहा था तो उस पे यूट्यूब का अगर आप प्रीमियम लेते हो तो आप 4x पे देख सकते हो, 4x पे देखो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 4x पे क्या सुनाई देगा, क्या दिखाई देगा, बट आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैं बोलूँगा आप 4x पे देख लो, बट देखो, क्योंकि बिना देखे आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। चलो देखो यार, सिंपल सा टेबल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप याद रखना, मैं इसकी टेबल आपको दिखाऊंगा, मैंने लास्ट में ऐड करी है ये टेबल। विच एंटीडोट इज अ सुटेबल फॉर मर्करी पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग के लिए सुटेबल जो एंटीडोट है, एट्रोपिन, डाइमरकेप्रोल, नैलोक्सिन, नैलोरफिन। नहीं नहीं नहीं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मैं आपकी मर्करी पॉइजनिंग के लिए जो सबसे सुटेबल एंटीडोट है वो कौन सा है, वो है डाइमरकेप्रोल इज अ सुटेबल एंड मोस्ट सुटेबल एंटीडोट फॉर द मर्करी पॉइजनिंग। इसकी टेबल मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। मैंने लास्ट लेक्चर अभी जो लिया वहां पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, बट मैं अभी आज के लेक्चर में ये टेबल आपको दिखाऊंगा एंटीडोट्स वाली, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है तो वहां पे मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, न्यूमरस आइसोमर ऑफ ह्यूमन liver enzyme P450 have been identified. It is not worthy that alone is रिस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। सिंपल सा बात है, हमने यहाँ पे एक ही हीरो डिस्कस किया था जो 55% मतलब मोर देन 50% ड्रग की मेटाबॉलिज्म अकेले कर देता था, वन मैन आर्मी। कौन सा था वो वन मैन आर्मी जो था हमारे पास? वो वन मैन आर्मी था अपने पास CYP3A4। कौन सा वन मैन आर्मी था? CYP3A4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CYP3A4 हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ लेक्चर, अगर आपने देखा होगा तो ये देखो, CYP3A4 एंजाइम कैरी आउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट 50% ऑफ द ड्रग। 55% ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन भाई अकेले कर देता है वन मैन आर्मी। बाकी माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम दोनों की डिटेल हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, तो आप एक बार लेक्चर में देख सकते हो या यहाँ से भी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस जीपैट 2020 का क्वेश्चन है। क्या है 2020 का क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ GFR। अब देखो यार, अगर आपने 2015 का PYQ पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप सोचते भी नहीं, डायरेक्ट फ्री के बोनस नंबर हैं आपके लिए। क्या था? अभी हमने पढ़ा था ना कि GFR किससे मेजर करते हैं हम लोग? क्रेटिनिन क्लियरेंस से मेजर करते हैं GFR। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जब उससे मेजर करते हैं तो वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू तो वही देगा ना, कुछ और कहाँ से दे देगा वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू? तो सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास, सिंपल सा, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अगेन क्वेश्चन, फिर देखो आ गया ना क्लिनिकल ट्रायल पे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल एक ऑप्शन देखोगे, आंसर मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे, अपना टाइम सेव करोगे। क्या? क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड इन अबाउट 3000 पेशेंट्स। अब बताओ, मैं इसमें कुछ बताऊं आपको? कुछ समझने की जरूरत है आपको? नहीं है ना। कौन सा फेज है? फेज 3 है। और चीजें पढ़ लो। पर्पज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज थेरेप्टिक कंफर्मेशन है, बिल्कुल सही बात है। फेज 1 में हम क्या कर रहे थे? हम तो सेफ्टी देख रहे थे। फेज 2 में हमने थेरेप्टिक क्या किया? एक्सप्लोरेशन किया। फिर फेज 3 में हमने थेरेप्टिक कंफर्मेशन किया। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी
टॉलरेबिलिटी इज इवेल्यूटेड ऑन वाइडर स्केल, यस, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रायल फॉलोड बाय द न्यू ड्रग एप्लीकेशन, बिल्कुल। अगर जब फेज 3 कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या देते हैं, एनडीए। देखो 2 फॉर्म फिल होता है, एक फॉर्म फिल होता है आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, और दूसरा होता है एनडीए। देखो, तो जब फेज 1 से पहले जब हमारा प्री क्लिनिकल हो जाता है और हमें क्लिनिकल ट्रायल करना होता है, तब हम क्या देते हैं, तब हम आईएनडी फॉर्म फिल करते हैं। देन अगर हमारा क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया, अब हमें फेज 4 में ड्रग को ले जाना है अप्रूवल के लिए, तब हम क्या फिल करेंगे, एनडीए, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन देंगे, ठीक, आफ्टर फेज 3। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो, अगेन अगेन 2021 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्लिनिकल ट्रायल से। देख रहे हो ना कितना सिंपल सा टॉपिक है, सेम उसी टेबल से। मैंने 5 बोले थे, ये ज्यादा हो गए भैया, 5 से ज्यादा हो गए ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशन एंड यूज इन अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। कुछ नहीं पढ़ना है, बस लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको दिख गए ना, फेज 4 खत्म। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में फेज 1, फेज 4 खत्म। बात, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, एकदम अच्छे से काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेशन रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर रिएक्शन विद एन एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो किसी भी कॉन्जुगेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। ऑप्शन है आपका ग्लूकुरोनाइडेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। ये आंसर अगर जो करेक्ट दे रहा है तो समझ लो भाई तुमने अच्छी पढ़ाई करी हुई है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल आ रहे थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपका समझ लो कि हाँ पढ़ाई अच्छी जा रही है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें कोई भी एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, वो है आपका ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। इसमें कोई भी एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लो भाई आ गया, 2021 किया होता, 2022 में बोनस मिल गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ए एंड नहीं सॉरी, अच्छा वहाँ पे एनडीए था, यहाँ ए एनडीए पूछ लिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो, टू गेट अप्रूवल फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल, नहीं, इसके लिए क्या होता था, आईएनडी होता था, मैंने बताया। मार्केट अप्रूवल के लिए क्या होता है, एनडीए होता है, मैंने बताया। गेट अप्रूवल फॉर एनिमल स्टडी, उसके लिए आपको प्री क्लिनिकल, उसके लिए अलग होता है। तो गेट अप्रूवल फॉर जेनेरिक्स, जेनेरिक ड्रग के लिए आपको ए एनडीए, दैट इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना होता है, और इसके लिए आप क्या कर लेते हो, जेनेरिक ड्रग्स वहां से आप ले सकते हो, मार्केट कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस का क्या रीजन है। पहला, फार्माकोकाइनेटिक का नाम आया, आपको क्या देखना है, ADME। ठीक है, ये चीज देखनी है। इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल यहाँ पे एक ही बात हुई है। कॉम्पिटिशन एंड रिसेप्टर साइट, नहीं भाई, रिसेप्टर हमारा डायनेमिक्स में चला गया ना, ADME के अंदर रिसेप्टर नहीं आता है। चेंज इन अ प्रोटीन बाइंडिंग, बिल्कुल प्रोटीन बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इंटरफेरेंस विद रेनल एक्सक्रीशन, बिल्कुल भाई एक्सक्रीशन ई से रिलेटेड है। तो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ABD। ठीक है, ABD विलियर्स के जो फैन है, ABD ओनली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करेंगे हम लोग क्या। देखो भाई, फिर मतलब क्या मैं बोलूँ, जो बैट जो करा रहा है ना, उसको क्लिनिकल ट्रायल से बहुत ही प्यार है, और ये आपको फ्री फ्री बोनस नंबर देना चाहते हैं हर बार। बट आप बोनस नंबर ले लो तो आप अच्छे बच्चे नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, फिर जिसको अच्छा जो पढ़ के जाएगा वो लेके जाएगा, क्यों इतना उसमें लोड लेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है फेज 1। फेज 1 क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इन ह्यूमन फेज 1, फेज 0 माइक्रोडोजिंग, फेज 3 मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स, फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। तो ए का आर कहाँ पे है, ए का आर 2 में है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर नेक्स्ट आता है बी का क्यू भी इसमें है, ठीक है भाई। सी का एस यहाँ पे है, और डी का पी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कौन से ईयर का। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा जीपैट 2022 का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड, सिंपल सी बात है, अगर अनइंटेंडेड कोई भी इवेंट आ रहा है तो वो एडवर्स में आएगा। विच ऑकर्स एट डोज नॉर्मली बेस्ड इन मैन फॉर प्रोफाइलैक्सिस डॉग, हाँ बिल्कुल नॉर्मल डोज में आ रहा है तभी तो एडवर्स में आएगा। एडवर्स ड्रग इवेंट इज द सेम एड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नहीं भाई, दोनों डिफरेंस होते हैं, सेम नहीं होता। विच अकर्स एट नॉर्मल डोज और ओवरडोज यूज इन प्रोफाइलैक्सिस, नहीं, नॉर्मल डोज पे आ रहा है तो ही हमारा वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर पे आएगा। ओवरडोज ले रहे हो तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन अलग हो जाता है उसका क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो है वो ट्रू है, बाकी सी और डी जो है वो आपके भाई साहब फॉल्स है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जीरियाट्रिक प्रैक्टिस। जीरियाट्रिक पेशेंट के लिए कौन सा ट्रू है,
द इंसिडेंस एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिमिनिशेस विद एडवांसमेंट ऑफ एज, नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। डोज रिडक्शन इज इनवेटेबल फॉर ईच एंड एवरी डोज द यूज इन जेडियाट्रिक पेशेंट, नहीं ऐसी भी बात नहीं। पेशेंट कंपेयर द हाईएस्ट, भाई हाईएस्ट कहाँ से हो जाएगा, सबसे लोएस्ट। पॉलीफार्मेसी इज ऑप्शन ऑफ एन प्रॉब्लम इन एल्डरली, सही बात है। पॉलीफार्मेसी जो जेडियाट्रिक क्या है हमारे पास, जो एज्ड पेशेंट्स है और उनके लिए क्या होता है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का क्या मतलब है कि भाई उनको देखो मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एज के साथ आपके पास डायबिटीज़ की हो गई, ब्लड प्रेशर की हो गई, ऐसे कई सारी बीमारियां आपके साथ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है सबकी सेपरेट सेपरेट मेडिकेशन चलती है, तो वहाँ पे पॉलीफार्मेसी का कंडीशन आता है, जिसमें क्या होता है कई सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is a NDA made, ले भाई बोनस क्वेश्चन आ गया फिर से। NDA कब होता है? Once the animal studies, नहीं भाई तब तो IND होता है। Once the animal studies are done, no way, after the phase 3 clinical trial, बिल्कुल आफ्टर फेज 4 के बाद क्या तुम करोगे, घंटा मार्केट में पहले ही आ गई तो क्या करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है। आजा भाई क्यों नहीं आ रहा, सही है, आफ्टर द फेज 3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी कर रखा है, एक फ्लो चार्ट अच्छा सा हम लोग पढ़ेंगे। प्री क्लिनिकल के बाद IND पढ़ेंगे, IND अप्रूव हुआ, फेज 1 2 3 हुआ, 3 के बाद क्या हुआ, NDA फाइल हुआ, NDA फाइल के बाद NDA अप्रूव हुआ, NDA अप्रूव होने के बाद तब मार्केटिंग परमिशन हुई, जो कि आपकी फेज 4 में चली जाती है। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। चलो, व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग को क्या बोलते हैं, क्या मतलब है? सिंपल सा यार, ऑर्फन ड्रग के बारे में इतना सोचना ही क्यों है, एक चीज याद रखनी, रेयर डिसीज। जहां आपको रेयर डिसीज दिख जाए वहां पे मतलब ऑर्फन ड्रग, क्योंकि ऑर्फन ड्रग जो है वो रेयर डिसीज के लिए ही यूज की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन बताई थी लेक्चर में, उसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ था कि ड्रग दैट वन यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीजेस। बाकी इसके लिए निमोनिक है, सोमेट्रोपिन हो गया, एनक्रॉड हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, सक्सिमर सोडियम नाइट्रेट हो गया, लियोथायरोनिन हो गया, फोमेपिजोल, एम्फोटेरेसिन बी, लेफाब्यूटिन, ये सारी चीजें हो गई। एक और निमोनिक जिसका बताया था, जिसमें कुछ और ड्रग्स थी, वो लेक्चर में बताया था, तो वहां पे जाके आप उसको देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। इन 1798, ठीक है, एडवर्ड जेनर साहब ने अपना वर्क पब्लिश किया था किस पे? भाई सिंपल सी बात है, एडवर्ड जेनर साहब क्या किस रिलेटेड थे? एडवर्ड जेनर साहब जो हमारे पास थे वो रिलेटेड थे हमारे को वैक्सीन, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन का क्रेडिट जाता है एडवर्ड जेनर को। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो सबसे पहली स्लाइड थी जनरल फार्माकोलॉजी की वो थी ये, और यहां से आपको मिला है क्वेश्चन। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्किमगर, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एलिच, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट, discovery of antimicrobial effect of Prontocil, Graham Domag, father of medicine, Hippocrates, father of pharmacy, William Proctor, father of pharmacy in India, Professor M.L. Sroff, first physician, Galen, father of Indian pharmacology, R.N. Chopra, then discovery of homeopathy, Samuel Hahnemann, discovery of vaccination, Dr. Edward Jenner, जो अभी हमने पीछे देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 727 एंड ये रहा जीपैट 2023 का सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन। फोकोमिलिया इज कॉस्ट बाई, फोकोमिलिया किसके द्वारा कॉस्ट किया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मैंने कई बार इसको बताया है, और जो टेबल बनाई थी उसमें सबसे पहले नंबर पे नाम ही सही का था, फोकोमिलिया थैलिडोमाइड की वजह से होता है। सील लाइक लिम्स देखने को मिलते हैं हमें चिल्ड्रंस में। तो ये देखो, ये जो टेबल है उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है, थैलिडोमाइड, फोकोमिलिया, सील लाइक लिम्स। एंड्रोजन्स कॉज करते हैं वर्लाइजेशन लिम्स, इसोफेगल कार्डियक डिफेक्ट्स होता है। प्रोजेस्टिन जो होते हैं वर्लाइजेशन ऑफ फीमेल फोएटस देखने को मिलता है। स्टिलबेस्ट्रॉल जो है वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल। टेट्रासाइक्लिन डिस्कलेशन ऑफ टीथ अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फीटस। वॉरफेरिन नोज आई एंड हैंड डिफेक्ट्स, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। फिनेटोइन की बात करें तो हाइपोप्लास्टिक फेरेंजियस, क्लेफ्ट लिप पैलेट एंड माइक्रोसेफेरी देखने को मिलती है। कार्बामेजेपिन की बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। वेलप्रोइड सोडियम स्पिना बाइफिडा, लिथियम फोएटल ग्वाइटर कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज होते हैं। इंडोमेथासिड एस्पिरिन प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिलती है। तो ये सारे एडवर्स डेरिवेशन आपको याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज जीपैट 2023 अगेन ये क्वेश्चन है। कॉन्जुगेशन ऑफ अ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, भाई पहले ही देखा है मैंने, सेम चीज है, ठीक है। कौन सा नहीं होता है, अभी हम पीछे क्वेश्चन देख के आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूक्रोनिलेशन। भाई देख रहे हो ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप देखो। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने बात कर ली जीपैट 2023 के क्वेश्चंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जीपैट 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एंजाइम comprises a major part of enzyme linked receptor। एंजाइम लिंक रिसेप्टर में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है, मेजर पार्ट, जो हमने आगे बात करी है। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर में मैंने क्या बताया था, रिसेप्टर थेरोनिन फॉस्फेटेज नहीं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, सेरिन फॉस्फेटेज नहीं, हिस्टिडीन काइनेज नहीं, क्या टायरोसिन काइनेज। अगर आपने ये लेक्चर पढ़ा होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा बताया था बहुत ही अच्छे से। कैसे बताया था, ये देखो। दिस टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रिसेप्टर हैज टू साइड, ड्रग बाइंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बाइंडिंग होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे, फिर डायमराइजेशन होता है, देन साइमुलेट द इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी, और यहाँ पे टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। फिर वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है, देन जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन आपको टिश्यू रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये हमारा किसमें है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के बारे में था, और भी डिटेल मैंने लेक्चर्स में डाल रखी, तो एक बार जाके देख जरूर लेना उसको यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ओके, देखो आगे आया यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अभी अगर आप और चैट से बात करोगे तो कह दोगे सर ये तो आ गया, ओ भी है, आर भी है, ए भी है, एच भी है, यहाँ तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। नहीं मेरा बच्चा, सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो ए है वो एल्काइलेशन है, और ये जो है वो एसिटाइलेशन है। तो दोनों ए में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर आप दोनों ए में कंफ्यूज हो गए, फिर आप घूमते रह जाओगे और -1 की कैटेगरी में चले जाओगे। और मुझे नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रो अप फार्मा से पढ़ रहा है वो -1 में नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा जाना चाहिए किसमें, +4 में। इसीलिए केवल नेमोनिक नहीं, उसके नेम भी याद रखो साथ साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटाइलेशन। ओके, ये देखो, ये वही सेम फ्लो चार्ट है जो आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ सेल मीडिएटेड और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने याद करा था क्या, ए बी सी डी, ABCD पढ़ी थी। ए फॉर टाइप 1 दैट इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन था, बी फॉर टाइप 2 दैट इज ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन था, सी फॉर टाइप 3 दैट इज कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन था, जिसको हमने आर्थस रिएक्शन बोला था। और टाइप 4 जो था वो था डी, दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ABCD के अकॉर्डिंग हमारा जो डिलेड आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा टाइप 4, दैट इज डिलेड। समझ गए बात को, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप 4। और ये रही आपकी ABCD की टेबल। ए फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन IgE एंटीबॉडी, ब्लड साइटोलिटिक IgG IgM, टाइप 3 कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी IgG, सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। समझ गए, सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अगेन GPAT 2024 का क्वेश्चन, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर। अब ये देखो, ये बहुत ही लास्ट टाइम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, कई लोगों ने इसको उसमें भी डाला था, चैलेंज भी किया था, बट एट द एंड यहाँ पे NBMS ने जो रिस्पॉन्स दिया था वो दिया था कि फार्माकोकाइनेटिकली एंड फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट होता है। और ये मैं बताता हूँ कि ये रिस्पॉन्स 100% करेक्ट था। कैसे करेक्ट था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा, मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था जब आपने पढ़ा होगा लेक्चर। तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो ड्रग है वो या तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में जाएगी या तो टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग में जाएगी। और यहाँ पे जो फ्री फॉर्म की ड्रग है वही मेटाबॉलिज्म के लिए भी जाती है, वही डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करती है। अब ये मेटाबॉलिज्म में गई, मतलब ये किस में चली गई, ये काइनेटिक पोर्शन में चली गई ना। मेटाबॉलिज्म में, काइनेटिक में ADME में आ गया, और रिस्पॉन्स हमें मिलता है किससे, डायनेमिक से। तो फार्माको डायनेमिकली भी इनर्ट हो गई और फार्माको काइनेटिकली भी इनर्ट हो गई। कौन सी ड्रग, ये दोनों ड्रग ना। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो ना आप पीछे क्या बोला है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग जो है, हाँ, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ना तो मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अवेलेबल है, सॉरी, मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं है, और डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो जब मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं है तो मतलब काइनेटिकली इनर्ट हो गई, और जब रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती मतलब डायनेमिकली भी इनर्ट हो गई। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा एक आंसर है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और NBMS ने बहुत अच्छे से दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया था, काफी लोग घूम गए थे इसमें, अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं वो भी घूम गए थे। अगर आप लास्ट ईयर का डिस्कशन 2024 का डिस्कशन देखोगे, चैलेंज क्वेश्चन देखोगे, तो काफी लोगों ने इसको चैलेंज किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अब आया आपका GPAT 2025 का क्वेश्चन। 2025 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट होता है, पेलिडॉक्सीम, सोडियम थायोसल्फेट, फाइसोस्टिग्मिन, नैलोक्सिन। हमने पढ़ा था ऑर्गेनोफॉस्फेट में 2 एंटीडोट, एक पढ़ा था हमने एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या कर रहा था, मस्कैरिनिक इफेक्ट्स को ब्लॉक कर रहा था। दूसरा हमने पढ़ा था प्रेलिडॉक्सिन,
प्रेलिडॉक्सिन क्या कर रहा था, प्रेलिडॉक्सिन हमारा रीएक्टिवेट कर रहा था कॉलिन स्टेरेज एंजाइम को, ठीक है। तो अगर जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा वो दोनों मैकेनिज्म से आप समझ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन में प्रेलिडॉक्सिन था तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रेलिडॉक्सिन, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो इसका मैंने आपको टेबल दिखा दिया, ये रहा यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट, एट्रोपिन प्लस प्रेलिडॉक्सिन लेते हैं तो दोनों में से एक भी रहा। एट्रोपिन आपका मस्करीनिक इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है, प्रेलिडॉक्सिन रीएक्टिवेट कर रहा है कॉलिन स्टेरेज को। बाकी सारे भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप उनको भी टाइम के साथ पढ़ लेना ताकि आप आराम से चीजों कवर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, इन स्लो आईवी इफ्यूजन व्हाट इज द टाइम टू रीच अ 99% ऑफ स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब देखो 99% स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, तो देखो कितने हाफ लाइफ लगने वाली। तो अगर मैं इसको आप सिंपल सा बताता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग कि देखो पहला क्या होता है 100% रहता है, 100 से जाता है कितना 50% पे, देन 50 पे जाएगा आपका कितना 25 पे, देन 25 पे जाएगा बाद जाएगा आपका 12.5 पे, 12.5 के बाद वेट अ मिनट, ठीक है 12.5 के बाद ये आपका जाएगा कितने पे, 12.5 के बाद जाएगा ये आपका 6.25 पे, 6.25 के बाद ये आपका जाएगा कितना 3.125 पे, देन 3.125 के बाद आप इसको और हाफ करोगे तो ये जाएगा 1.56 पे, देन ये जाएगा 0.78 पे। तो यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ हो गई 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। और ये यहाँ पे जब आप 6 हाफ लाइफ यहाँ पे देखोगे तो 6 हाफ लाइफ तक कितना जा रहा है, 6 हाफ लाइफ तक जा रहा है आपका कितना 98.435। अगर आप इसको कल टोटल इसको आप ऐड करोगे 50 25 ये तो ये आपका आ रहा है 98.435%। और अगर आप इसी में 0.78 ऐड कर देते हो तो ये 99 से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, 99 पॉइंट समथिंग आ जाता है। और वहाँ पे एग्जैक्ट पूछा था क्या 99 पूछा था, तो इसीलिए 6.65 हाफ लाइव्स आपको वहाँ पे लगेंगी। समझ गए बात को, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भाई यार अब ये क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, फ्री के बोनस क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। अब आप स्टार्टिंग में तो आप ऐसा बोल सकते थे कि सर एनटीए कराता था, एनटीए रिपीट करता था, एनबीएमएस वो क्वेश्चन नहीं रिपीट करेगा। तो देख लो ना भाई, एनबीएमएस ने रिसेंट रिपीट किया 3 बार से पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन एनबीएमएस ने 2025 में रिपीट किया है। तो अब आप समझ सकते हो पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये टोटल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, ये टोटल हमने सॉल्व कर लिए है 35 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, इसका फेज 3 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अब इस 35 क्वेश्चंस में टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, अगर आप 35 क्वेश्चंस की बात करते हो तो 35 क्वेश्चंस में जो आपके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं आपके 140 मार्क्स, ठीक है 140 मार्क्स। अब आपने 140 मार्क्स में कितने मार्क्स स्कोर किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने 35 में गलत किए, और जो गलत किए उसका सॉल्यूशन नोट डाउन करो। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके चेकआउट करो। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो। नेक्स्ट अब ऐसे पीवाईक्यूज वीडियो आपको चाहिए बाकी सारे टॉपिक्स के भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और क्रैश कोर्स में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें क्या नए सब्जेक्ट्स हमें ऐड करने चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले कराना चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आप नोट्स सारी हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके ले सकते हो, और फ्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप वहां से कर सकते हो। और अगर आपको अपने प्लान करने में, स्टडी प्लान करने में कि कैसे पढ़ना है क्या करना है, वो सारी चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होने लग गया है। तो अगर आपको भी ऐसी करनी है, तो अपने आप को प्रोग्रेस करना है फॉर अपकमिंग जितने भी टाइम बचे हुए हैं जीपैट एंड नाइपर के लिए, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके या इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डायरेक्ट एक नॉमिनल चार्ज देके बुक कर सकते हो। वहाँ से हम बाकी सारी पॉइंट्स आपके क्लियर करेंगे, आपका प्लानिंग कैसे होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले करना, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको आके बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि एक बार बता के मैं आपको छोड़ दूंगा, जी नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी डाउट होता है तो हम सारी चीज़ें दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चीज़ है और एक बहुत ही नॉमिनल से चार्ज पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।